So this video is the continuation of the previous video in which we study about the MCQ of AIIMS NORCET. So ये इस चैनल में अभी आप जो देख रहे हैं MCQs, इसमें सिर्फ MCQs आपको नहीं पढ़ने बल्कि जो हम थ्योरी से रिलेटेड MCQ पढ़ने वाले वो भी इम्पॉर्टेंट है. ठीक है, तो विदाउट फर्दर एनी डिले सब्सक्राइब द चैनल एंड इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक टॉपिक वीडियो so then you can comment me in the comment section, right? So let's start. The question is, which of the following is not a modifiable risk factor in the case of diabetes? Age, salt intake, alcohol intake, obesity. So first of all, we should know what is diabetes. So diabetes, तो सबसे पहले हम देखेंगे डायबिटीज़ क्या होता है. डायबिटीज़ इज़ अ कंडीशन जिसमें देर इज़ इंक्रीज इन ब्लड शुगर लेवल. ठीक है, ब्लड शुगर लेवल का इंक्रीज़ होना इज़ डायबिटीज़. अब ये किस लिए होता है? क्योंकि हमारे बॉडी में जो इंसुलिन हार्मोन है, ठीक है, इंसुलिन हार्मोन जो हमारे ब्लड शुगर को रेगुलेट करता है, उसकी कमी हो जाती है. अब ये जो हार्मोन है ये कहाँ से आता है? फ्रॉम द बीटा सेल्स ऑफ पेनक्रियास. कहाँ से? पेनक्रियास की बीटा सेल से. अब ये पेनक्रियास सिर्फ इंसुलिन ही सिक्रेट नहीं करता, इसमें जो सेल्स होते हैं ये 2-3 हार्मोन सिक्रेट करते हैं. इसमें सेल्स होते हैं पेनक्रियास में अल्फ़ा, बीटा एंड डेल्टा. ठीक है, अल्फ़ा सेल जो होता है वो सिक्रेट करता है ग्लूकागॉन विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द ब्लड शुगर. कैसे? अगर ब्लड में शुगर लेवल कम होता है तो ये क्या करता है, ग्लूकागॉन इसको ड्रॉप होने नहीं देता. ठीक है, उसको मेंटेन रखता है ब्लड ग्लूकोज लेवल को ड्रॉप होने से पहले. वेयर इज बीटा सेल सिक्रेट करता है इंसुलिन. इंसुलिन मैंने आपको बताया था, इंसुलिन क्या करता है, ब्लड ग्लूकोज लेवल को कम करता है. तो ये दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्ट हैं. ठीक है, ग्लूकागॉन क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को इंक्रीज़ करेगा, मेंटेन करेगा. जैसे ही आपके ब्लड में ग्लूकोज लेवल कम होता है तो ग्लूकागॉन का ही काम होता है कि अरे वहाँ ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, ठीक है, मैं सिक्रेट होकर वहाँ पे ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ करता हूँ. बट इसका अपोजिट है इंसुलिन, ये इसका एंटागोनिस्ट है. ये इसको क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कम करेगा. एंड थर्ड इज सोमैटोस्टैटिन. सोमैटोस्टैटिन क्या करता है, आपने ग्रोथ हार्मोन सुना होगा. ठीक है, ग्रोथ हार्मोन का काम क्या होता है, ग्रोथ को इंक्रीज़ करना. बट सोमैटोस्टैटिन इज़ द हार्मोन जो ग्रोथ को क्या करेगा, रेगुलेट करेगा. ऐसे तो ग्रोथ हार्मोन इंक्रीज़ होगा और जो पर्सन है उसकी हाइट इंक्रीज़ हो जाएगी, बट ऐसा नहीं होता. जो सोमैटोस्टैटिन होता है वो हार्मोन उसको रेगुलेट करता है. ठीक है, उसकी ग्रोथ को. ओके, ये हो गया पेनक्रियास के बारे में. अब इंसुलिन हमने पढ़ लिया, बीटा सेल से रिलीज़ होता है. अब ये होता क्या है, अब डायबिटीज़ 2 तरह का होता है. ठीक है, विच इज़ टाइप 1 एंड सेकेंड वन इज़ टाइप 2 डायबिटीज़. टाइप 1 में क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन नहीं होता. इंसुलिन प्रोडक्शन क्यों नहीं होता? क्योंकि अभी जो हमने पढ़ा था कि जो बीटा सेल्स होते हैं पेनक्रियास के, जो इंसुलिन सिक्रेट करते हैं, वो डिस्ट्रॉय हो जाता है. ठीक है, डिस्ट्रॉय होने की वजह से अगर वही डिस्ट्रॉय हो जाएंगे जो सिक्रेट करते हैं, तो इंसुलिन कहाँ से आएगा, बॉडी में नहीं आता, और पेशेंट की बॉडी में ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है विच इज़ डायबिटीज़. नाउ टाइप 2 में क्या होता है, इंसुलिन प्रोडक्शन इज़ देयर. ठीक है, इंसुलिन प्रोडक्शन होता है बट इट वॉज नॉट इनफ कि वो हमारे जो ब्लड ग्लूकोज लेवल है उसको रेगुलेट कर पाए, उसे मेंटेन कर पाए. तो पेशेंट की बॉडी में अल्टीमेटली क्या होगा, ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ेगा और पेशेंट को डायबिटीज़ होगा. ठीक है, अब एक थर्ड टाइप का डायबिटीज़ भी होता है जिसे हम जेस्टेशनल डायबिटीज़ कहते हैं. ठीक है, जेस्टेशनल डायबिटीज़ मेलाइटिस. ये कब होता है, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी. ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या होता है कि बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं. हार्मोनल चेंजेस की वजह से क्या होता है, जो इंसुलिन है वो अपना वर्क प्रॉपरली नहीं कर पाता, जिसकी वजह से ब्लड ग्लूकोज लेवल इंक्रीज़ हो जाता है. बट क्या होता है, वंस द बेबी हैज़ डिलीवर्ड तो ये जो डायबिटीज़ है ये भी सबसाइड हो जाता है. ठीक है, अब हम इसमें पढ़ रहे थे कि रिस्क फैक्टर्स. अब डायबिटीज़ में क्या होता है, रिस्क फैक्टर्स क्या होते हैं, किन लोगों को रिस्क है डायबिटीज़ होने का.
तो रिस्क फैक्टर्स दो तरह के होते हैं, एक होता है मॉडिफेबल, एक होता है नॉन मॉडिफेबल, ठीक है। एक होता है मॉडिफेबल, एक होता है नॉन मॉडिफेबल। नॉन मॉडिफेबल और मॉडिफेबल में क्या डिफरेंस है, नेम भी बता रहा है कि इनका मीनिंग क्या होगा। मॉडिफेबल जिन्हें हम मॉडिफाई कर सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं। नॉन मॉडिफेबल्स कौन फैक्टर्स होंगे, विच कांट बी इम्प्रूव्ड, ठीक है, कांट बी इम्प्रूव्ड। अब मॉडिफेबल में क्या गया, जैसे पेशेंट की लाइफस्टाइल है, पेशेंट की डाइट है ना, पेशेंट के डाइट को मॉडिफाई कर सकते हैं, पेशेंट की लाइफस्टाइल को मॉडिफाई कर सकते हैं, पेशेंट के जो एक्सरसाइज पैटर्न है उसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो इस तरह से जो हम पेशेंट के जो फैक्टर्स को उसको मॉडिफाई कर सकते हैं, जिन्हें मॉडिफाई कर सकते हैं, दे आर द मॉडिफाइबल रिस्क फैक्टर। पर नॉन मॉडिफाइबल क्या हो गया, जैसे पेशेंट की एज है ना, पेशेंट की एज नॉन मॉडिफाइबल, हम एज को रिवर्स नहीं कर सकते। सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ नॉन मॉडिफाइबल। तो दिस इज व्हाट द क्वेश्चन इज आस्किंग, कौन सा नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर है। तो येस, द आंसर इज एज, है ना, द आंसर इज एज। सेकेंड, सॉल्ट इनटेक हम मॉडिफाई कर सकते हैं, हम पेशेंट कह सकते हैं आप सॉल्ट इनटेक कम कीजिए, अल्कोहल इनटेक कम कीजिए। ओबेसिटी है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन करेंगे, फैटी डाइट्स ना लें, तो ये भी मॉडिफाइबल फैक्टर्स हैं। डन, लेट्स मूव ऑन टू द सेकेंड वन। नेक्स्ट इज, एट विच ऑफ द फॉलोइंग वीक्स ऑफ gestation does the uterus normally reach the level of xiphi-sternum? 32 weeks, 36 weeks, 40 weeks and 42 weeks। तो इस क्वेश्चन में बोला है कि किस जेस्टेशन वीक में यूट्रस किस लेवल पे चला जाता है, xiphi-sternum के, ठीक है। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जेस्टेशन एज क्या होती है। जेस्टेशन एज होती है जिसमें हम ये देखते हैं, ये स्टार्ट होती है फ्रॉम द वीक, फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ द वुमेन लास्ट मेंस्ट्रुअल पीरियड, ठीक है। तो वहाँ से हम जेस्टेशनल एज को कैलकुलेट करते हैं और पूरी प्रेगनेंसी में जैसे जैसे यूट्रस ग्रो होता रहता है ताकि फीटस को वो एकोमोडेट कर पाए, वैसे वैसे जो फंडल हाइट होती है, ठीक है, वो भी इंक्रीज़ होता है। तो जो फंडल हाइट होती है वो हम किस में मेजर करते हैं, सेंटीमीटर्स में, ठीक है, सेंटीमीटर से मेजर करते हैं। और हर एक वीक में क्या होती है, फंडल हाइट इंक्रीज़ होती रहती है। अब सबसे पहले एट द वीक ऑफ 12 यूट्रस किस लेवल पे होता है, यूट्रस को हम पाल्पेबल यूट्रस इज पाल्पेबल एट सिम्फाइसिस प्यूबिस, ठीक है, सिम्फाइसिस प्यूबिस पे हम पैल्पेट कर सकते हैं। सेकेंड है एट द वीक ऑफ 16 वीक में क्या होता है, जो यूट्रस होता है इट्स मिड पॉइंट बिटवीन सिम्फाइसिस प्यूबिस एंड अम्बिलिकस, ठीक है, अम्बिलिकस एंड सिम्फाइसिस प्यूबिस के मिडवे में होता है। नेक्स्ट इज 20 to 22 वीक्स, इस टाइम पे कहाँ पे होता है यूट्रस, एट अम्बिलिकल लेवल, ठीक है, अम्बिलिकल लेवल में होता है। नेक्स्ट 36 to 38 वीक्स, इट इज एट लेवल ऑफ xiphi-sternum, xiphi-sternum, स्पेस नहीं मेरे पास, दैट्स व्हाई आई एम राइटिंग लाइक दिस। सो xiphi-sternum पे होता है, ठीक है। तो 12 वीक पे होगा सिम्फाइसिस प्यूबिस पे, 16 वीक पे मिडवे बिटवीन सिम्फाइसिस एंड अम्बिलिकस, 20 to 22 वीक एट अम्बिलिकल लेवल एंड 36 to 38 वीक पे होगा xiphi-sternum में, ठीक है। अब फंडल हाइट क्या होता है, फंडल हाइट मैंने बताया सेंटीमीटर्स में मेजर करते हैं। अब जो फंडल हाइट होती है वो हम क्यों मेजर करते हैं, क्योंकि कभी कभी क्या होता है मदर इज़ नॉट अवेयर अबाउट द एज ऑफ जेस्टेशन। तो क्या होता है 24 वीक्स के बाद जो फंडल हाइट होती है जनरली इट मैचेस द नंबर ऑफ वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी। मतलब कि जो फंडल हाइट होगी वो जितना जब हम मेजर करेंगे वो उतनी होगी या उसके आसपास, या ठीक है, +3 ± 3
उतनी होगी जितनी मैच करेगी जितनी नंबर ऑफ वीक्स ऑफ प्रेगनेंसी हुई है, ठीक है। तो इसीलिए हम जो फंडल हाइट है उसे मेजर करते हैं इन ऑर्डर टू चेक द जेस्टेशन एज एंड फीटल ग्रो हो रहा ही नहीं हो रहा है, मतलब वो अपने वीक्स के अकॉर्डिंग उस हाइट पे जा रहा ही नहीं जा रहा है, ये हम चेक करने के लिए जेस्टेशन एज देखते हैं। सो लेट्स मूव ऑन टू द आंसर। तो इसमें पूछा है कि रीच द लेवल ऑफ सीफिस स्टर्नम, जो हमारे सामने आंसर है इस 36 to 38 वीक। तो यहाँ पे ऑप्शन है 36 वीक, so then the answer is 36. Okay, let's move on to the next question. Next question है in ECG the P wave represents, तो इस डायग्राम को इसलिए बनाया क्योंकि इसमें उस क्वेश्चन में आर वेव शो नहीं हो रहा था इसलिए, ठीक है। तो अब सबसे पहले बिफोर स्टडिंग अबाउट द वेव्स लेट्स टेक द ओवरव्यू ऑफ हार्ट, ठीक है। हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं। मैं पूरा कोई थ्योरी नहीं पढ़ा रही हूँ क्योंकि ये एक MCQ सेशन है, बट एक ओवरव्यू तो मैं देख सकती हूँ। लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, ठीक है। आप सबको पता है हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल। अब क्या होता है हार्ट में इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स कौन देता है, तो वो होता है SA नोड, ठीक है, जिसे हम नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट भी कहते हैं। नेचुरल पेसमेकर ऑफ द हार्ट वो हमारे एट्रियम के अपर बॉर्डर पे होता है, ठीक है। अपर बॉर्डर पे ऑफ द एट्रियम इज SA नोड, ठीक है। SA नोड होता है जो क्या कहता है इलेक्ट्रिकल सिग्नल जनरेट करता है, और इनके जंक्शन पे होता है AV नोड जो उस सिग्नल को रिसीव करता है और उस सिग्नल को देता है पुरकिंजे फाइबर्स में। पुरकिंजे फाइबर्स यहाँ पे होते हैं, पुरकिंजे फाइबर्स, एंड देन पुरकिंजे फाइबर्स डिस्ट्रीब्यूट राइट एंड लेफ्ट, जिन्हें कहते हैं बंडल ऑफ हिस, बंडल ऑफ हिस, ठीक है। राइट साइड है तो राइट साइड बंडल ऑफ हिस, लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट साइड बंडल ऑफ हिस, ठीक है। दिस इज़ द ओवरव्यू, ठीक है, ये इसमें ज़्यादा थ्योरी नहीं है। अब पी वेव, अब ये जो पी वेव है ये कब जनरेट होगी, जब क्या होगा एट्रियल में डीपोलराइजेशन, डीपोलराइजेशन मीन्स कॉन्ट्रैक्शन। जब एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट करेंगे उस टाइम पे वेव जो बनेगी वो पी वेव बनेगी, ठीक है। नेक्स्ट है QRS वेव। QRS वेव तब बनेगी जब वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे, ठीक है। वेंट्रिकल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगे तब QRS बनेगा। नेक्स्ट है T वेव। T वेव कब बनेगी, जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करेंगे, ठीक है। वेंट्रिकल्स रीपोलराइजेशन, जिसे हम रीपोलराइजेशन भी कहते हैं, ठीक है। डीपोलराइजेशन को कॉन्ट्रैक्शन भी कहते हैं, रीपोलराइजेशन को रिलैक्सेशन भी कहते हैं। तो T वेव तब जनरेट होती है जब वेंट्रिकल्स रिलैक्स करते हैं, ठीक है। अब आप देख रहे हैं कि PR इंटरवल, QRS इंटरवल, ठीक है, QT इंटरवल, ST इंटरवल, तो ये क्या होते हैं। अब PR इंटरवल कौन सा टाइम ड्यूरेशन है, तो PR इंटरवल क्या है, टाइम टेकन फॉर इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स टू ट्रैवल फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स, ठीक है। कितना टाइम लगेगा फ्रॉम द एट्रिया टू द वेंट्रिकल्स इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स को जाने में, तो दैट इज़ द PR इंटरवल, ठीक है। ट्रैवल फ्रॉम एट्रिया टू वेंट्रिकल्स, तो वो टाइम इंटरवल कौन सा होगा, PR इंटरवल। जितना टाइम इंटरवल लगा है एट्रिया से वेंट्रिकल जाने में दैट इज रिप्रेजेंट बाय PR इंटरवल। QRS इंटरवल क्या है, QRS इंटरवल है द टाइम ड्यूरेशन ऑफ द डीपोलराइजेशन ऑफ वेंट्रिकल्स। वेंट्रिकल्स ने कितना टाइम ड्यूरेशन लिया है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ वेंट्रिकल्स डीपोलराइजेशन, ठीक है। कितना कॉन्ट्रैक्शन में टाइम लिया है वेंट्रिकल्स ने, दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय QRS इंटरवल। नाउ नेक्स्ट वन इज ST इंटरवल, ST सेगमेंट। ST सेगमेंट क्या रिप्रेजेंट करता है, वो टाइम पीरियड बिटवीन द टाइम पीरियड बिटवीन वेंट्रिकल डीपोलराइजेशन एंड रीपोलराइजेशन। वेंट्रिकल के कॉन्ट्रैक्शन और उसके रिलैक्स होने के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन था वो क्या बन गया, वो ST सेगमेंट बन गया, ठीक है। और QT इंटरवल क्या रिप्रेजेंट करता है, टाइम ड्यूरेशन ऑफ द वेंट्रिकल रीपोलराइजेशन, ठीक है। तो ये सारे टाइम इंटरवल है जो आपको पता होने चाहिए, ठीक है।
पी वेव कब बनती है, क्यू आर एस वेव कब बनती है, टी वेव कब बनती है, उसके बाद पी आर इंटरवल क्या होता है, क्यू आर इंटरवल क्या होता है, और एस टी सेगमेंट, ये क्यू टी सेगमेंट, ये सब कब बनते हैं, ये सब कब आते हैं. तो यू शुड नो अबाउट ऑल दिस थिंग्स. ठीक है. तो यहाँ पे पूरा थ्योरी तो नहीं पढ़ सकते कि कितना पी वेव कितने सेकंड्स की होती है, कितना ग्राफ क्या होता है. यहाँ पे हम सिर्फ सुपरफिशियल पढ़ने वाले हैं. तो पी वेव रिप्रेजेंट करती है क्या, अभी हमने पढ़ा, एट्रियल कॉन्ट्रैक्शन. कॉन्ट्रैक्शन को क्या और क्या बोलते हैं, डीपोलराइजेशन. तो आंसर क्या है, एट्रियल डीपोलराइजेशन. ठीक है. और इसके साथ ऐसा नहीं क्वेश्चन में पी वेव पूछा जाएगा क्यू आर एस वेव क्या रिप्रेजेंट करती है, टी वेव क्या करती है. तो इसमें एक क्वेश्चन में हम 10 क्वेश्चन भी सॉल्व कर रहे हैं, तो आप ऐसे ही मान सकते हैं. ठीक है. तो नेक्स्ट क्वेश्चन इज, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच पार्ट ऑफ द माइंड इज एसोसिएटेड विद practically related principle, hyper ego, super ego, ego and id. तो सबसे पहले जो ये प्रिंसिपल फ्रूड ने इसमें 3 प्रिंसिपल्स बताए हैं, विच इज इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड, ईगो एंड सुपर ईगो, और आपको इसी सीक्वेंस में याद करना है. ठीक है. जो इड है ये किस प्रिंसिपल पे बेस्ड है, ये प्लेजर प्रिंसिपल पे बेस्ड है. तो इसमें पर्सन वही करता है जिससे उसे प्लेजर फील होता है. लाइक किसी का आइसक्रीम खाने का मन है, वो आइसक्रीम खाता है और उसे बहुत अच्छा लगता है, प्लेजर फील होता है. सो दैट्स द इड प्रिंसिपल. उसके बाद सुपर ईगो प्रिंसिपल में क्या है, सुपर ईगो प्रिंसिपल में कि पेशेंट हाईली मॉरल वैल्यूज से सोचता है. ठीक है. बहुत मॉरल वैल्यूज, लाइक पेशेंट जो पर्सन है वो क्या है, वो अपने एल्डर्स को ग्रीट करता है. ठीक है. अपने सोसाइटी में रहता है और बहुत अच्छे से रहता है उन लोगों के साथ, उन्हें ग्रीट करता है, उनके लिए वर्क करता है. सो दिस इज़ अ काइंड ऑफ थिंग विच इज़ डूइंग इन मॉरल टर्म्स. ठीक है. द पर्सन इज डूइंग इन टर्म्स ऑफ मॉरल वैल्यूज़. तो इससे उसके मॉरल वैल्यूज़ दिखते हैं. तो उसके जो ये बिहेवियर है उसके पीछे कौन सा प्रिंसिपल वर्क कर रहा है, उसका सुपर ईगो. ठीक है. अब ईगो क्या होता है, इन दोनों प्रिंसिपल्स के बीच का एक मीडिएटर होता है. मतलब ना ज़्यादा पर्सन प्लेजर फील करने वाला करता है, ना मॉरल वैल्यूज़. ये एक रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल पे वर्क करता है. मतलब पर्सन जो होता है वो क्या करता है, इसमें मान लो उस मदर ने किसी बच्चे को पैसे दिए और बच्चा सोचता है कि नहीं, मैं ये पैसे वहाँ खर्च करूँगा जहाँ मुझे ऐसा लगे कि वर्थ होंगे. ठीक है. किसी वर्थ चीज़ पे पैसे खर्च करूँ. तो दैट टाइप इज़ द ईगो. उस टाइम पे उसका ईगो प्रिंसिपल वर्क कर रहा है. जब पर्सन इस तरह की चीज़ें सोचता है तो माइंड जो होता है 3 प्रिंसिपल में वर्क करता है, इड, ईगो एंड सुपर ईगो. इड बेसिस में काम करता है वो प्रेशर प्रिंसिपल में, ईगो में करता है वो रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल्स पे, और सुपर ईगो में वो मॉरल वैल्यूज़ पे करता है. इड में उसे जो प्रेशर फील होता है वो ऐसे काम करता है जिससे उसे प्लेजर फील हो. ईगो में वो रियलिटी बेस्ड काम करता है. सुपर ईगो उसके मॉरल वैल्यूज़, अगर किसी को नोटों से भरा हुआ बैग मिल जाए, है ना, उसको लालच आ रहा है कि मैं उठा लूँ, पर उसे लगे नहीं कि दिस इज़ नॉट अ गुड थिंग, किसी के पैसे लेना, किसी चोरी करना, इट्स नॉट अ गुड थिंग. तो वहाँ उसका क्या है, सुपर ईगो आ गया. ठीक है. सो दिस द सुपर ईगो पार्ट. सो ये यही बता रहे इस क्वेश्चन में कि विच पार्ट ऑफ द माइंड एसोसिएट है रियलिटी बेस्ड प्रिंसिपल में, कौन सा काम करता है, इज ईगो. ठीक है. राइट आंसर इज ईगो. Now the next question है ये, age related hearing loss is known as trismedia, presbycusis, presbyopia. तो hearing loss जो होता है it's mainly 3 types का होता है. ठीक है. hearing loss 3 types का होता है. एक होता है conductive hearing loss, conductive sensory neural hearing loss, and third one is मिक्स्ड. तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस तब होता है जब जो ईयर का आउटर और मिडल पार्ट है वो इफेक्ट होता है. ठीक है. इस केस में पेशेंट को सर्जरी, मेडिकेशन या हियरिंग एड से ये ट्रीट किया जाता है. सेकेंड होता है सेंसरी न्यूरल हेयर लॉस. सेंसरी न्यूरल कब इफेक्ट होता है, जब हमारा इनर ईयर या ऑडिटरी नर्व जहाँ पे हमारी होती है, अगर वो पार्ट, इनर ईयर पार्ट अगर इफेक्ट होता है तो हमें क्या होता है, सेंसरी न्यूरल हेयर लॉस होता है. कंडक्टिव में, आउटर ईयर में अगर इफेक्ट होता है तो कंडक्टिव हेयरिंग लॉस होता है. मिक्स्ड, अगर आउटर और इनर दोनों पार्ट अफेक्ट होंगे तो मिक्स्ड हेयरिंग लॉस होता है. ठीक है. तो
ये तो मोटा मोटी था हेयरिंग लॉस। अब जो एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस है उसको क्या कहेंगे, उसको कहेंगे प्रेसबाइक्यूसिस। ठीक है, सो द करेक्ट आंसर इज प्रेसबाइक्यूसिस। एज रिलेटेड हेयरिंग लॉस इज प्रेसबाइक्यूसिस। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज presbycusis is the correct answer. Next question is, all of the following are true regarding deontology except it focus on the so here deontology theory is what, ये एक emphasize करती है the importance of rules regulation की क्या importance होती है किसी की लाइफ में, किसी right और wrong decision को लेने में। ठीक है, तो ये मॉरल लॉस पे वर्क करती है थ्योरी, ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी में हेल्प करती है कि वन शुड टेक एक्शन एंड वन शुड टेक द प्रॉपर एक्शन। ठीक है, ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है थ्योरी। सो दिस इज व्हाट दिस थ्योरी सेज। सो ऑप्शन इज इट फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ एक्शन, इट इनकम्पास नेचुरल लॉज, इट इनकॉपरेट्स ड्यूटीफुल एक्शन ऑफ एन इंडिविजुअल, इट इज़ ऑल्सो नोन एज फॉर्मलिज्म। सो ये सारी चीज़ें सही है, ड्यूटी रूल्स पे फोकस करती है। ठीक है, ये मॉरल जजमेंट में हेल्प करती है। सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू बट इट डजेंट फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंस, रिजल्ट क्या आएंगे उस पर नहीं, जो एक्शन अभी पर्सन कर रहा है उस पर फोकस करती है। ठीक है, सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग एंड अदर ऑप्शंस आर करेक्ट। ठीक है, सो द आंसर इट फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी। तो मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है एपिजियोटमी का, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी, मीडियन, मीडियोलेटरल, जे शेप्ड एंड लेटरल। तो ये एपिजियोटमी के टाइप्स होते हैं। एपिजियोटमी क्या होती है, एपिजियोटमी में क्या होता है, एपिजियोटमी एक इंसिजन दिया जाता है in the perineum region of the female during the birth, चाइल्ड बर्थ के टाइम। ठीक है, जब चाइल्ड बर्थ होता है तो बेबी का ताकि हेड स्पेस थोड़ा बढ़ जाए इसीलिए पेरिनियम में एक टेयरिंग की जाती है जिसे हम एपिजियोटमी कहते हैं। तो ये जो टेयरिंग होती है उसकी अलग अलग शेप्स होती है, अकॉर्डिंग टू दैट शेप, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कटिंग उसका नेम है मीडियन, मीडियोलेटरल, जे शेप्ड एंड लेटरल। तो मोस्ट कॉमन जो होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे, तो जो दिस इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे। सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप जो एपिजियोटमी होती है इज मीडियोलेटरल। ठीक है, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड मूवमेंट बाय द मदर इज कॉल्ड एज लाइटनिंग, इंगेजमेंट, क्विकनिंग एंड बेलॉटमेंट। तो जो मदर की जो फीलिंग होती है, जो बेबी का फर्स्ट मूवमेंट है ना, फर्स्ट मूवमेंट या जो मूवमेंट्स मदर फील करती है बेबी के, उनको क्या बोलते हैं। लाइटनिंग तो क्या होती है, जब बेबी सीवी स्टर्नम से नीचे डिसेंट होता है, दैट फीलिंग ऑफ डिसेंट इज लाइटनिंग, दिस इज नॉट। इंगेजमेंट, बेबी का हेड का इंगेज होने द पेल्विस रीजन, दैट इज इंगेजमेंट। सो द करेक्ट आंसर इज क्विकनिंग। क्विकनिंग इज द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की मूवमेंट फील होना करना मदर द्वारा उसके वूम में, दैट इज द क्विकनिंग। ओके, सो क्विकनिंग इज द करेक्ट आंसर। सो हियर डियोंटोलॉजी थ्योरी इज व्हाट, ये एक एम्फेसाइज करती है द इम्पोर्टेंस ऑफ रूल्स रेगुलेशन की क्या इम्पोर्टेंस होती है किसी की लाइफ में, किसी राइट और रॉन्ग डिसीजन को लेने में। ठीक है, तो ये मॉरल लॉस पे वर्क करती है थ्योरी, ह्यूमन डिग्निटी एंड ऑटोनॉमी में हेल्प करती है कि वन शुड टेक एक्शन एंड वन शुड टेक द प्रॉपर एक्शन। ठीक है, ह्यूमैनिटी प्रिंसिपल पे बेस्ड होती है थ्योरी। सो दिस इज़ व्हाट दिस थ्योरी सेज। So option is it focus on the consequence of action, it encompass natural laws, it incorporates dutiful action of an individual, it is also known as formalism.
सो ये सारी चीज़ें सही है, ड्यूटी रूल्स पे फोकस करती है, ठीक है, ये मॉरल जजमेंट में हेल्प करती है. सो ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रू, बट इट डजेंट फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंस. रिजल्ट क्या आएंगे उस पर नहीं, जो एक्शन अभी पर्सन कर रहा है उस पर फोकस करते हैं, ठीक है. सो ए ऑप्शन इज रॉन्ग एंड अदर ऑप्शंस आर करेक्ट, ठीक है. सो द आंसर इट फोकस ऑन द कॉन्सिक्वेंस ऑफ द एक्शंस. नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी. तो मोस्ट कॉमन टाइप जो होती है एपिजियोटमी का, मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ एपिजियोटमी, मीडियन, मीडियोलेटरल, जे शेप्ड एंड लेटरल. तो ये एपिजियोटमी के टाइप्स होते हैं. एपिजियोटमी क्या होती है, एपिजियोटमी में क्या होता है, एपिजियोटमी एक इंसिजन दिया जाता है इन द पेरिनियम रीजन ऑफ द फीमेल ड्यूरिंग द बर्थ, चाइल्ड बर्थ के टाइम, ठीक है. जब चाइल्ड बर्थ होता है तो बेबी का ताकि हेड स्पेस थोड़ा बढ़ जाए, इसीलिए पेरिनियम में एक टेयरिंग की जाती है, जैसे हम एपिजियोटमी कहते हैं. तो ये जो टेयरिंग होती है उसकी अलग अलग शेप्स होती है, अकॉर्डिंग टू दैट शेप, अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ कटिंग, उसका नेम है मीडियन, मीडियोलेटरल, जे शेप्ड एंड लेटरल. तो मोस्ट कॉमन जो होती है, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे. तो जो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे. सो जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बाय द वे. सो मोस्ट इम्पॉर्टेंट टाइप जो एपिजियोटमी होती है इज मीडियोलेटरल, ठीक है. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड मूवमेंट बाय द मदर इज कॉल्ड एज लाइटनिंग, एंगेजमेंट, क्विकनिंग एंड बेलॉटमेंट. तो जो मदर की जो फीलिंग होती है, जो बेबी का फर्स्ट मूवमेंट है ना, फर्स्ट मूवमेंट या जो मूवमेंट्स मदर फील करती है बेबी के, उनको क्या बोलते हैं. लाइटनिंग तो क्या होती है, जब बेबी सीफिस स्टर्नम से नीचे डिसेंट होता है, दैट फीलिंग ऑफ डिसेंट इज लाइटनिंग, दिस इज नॉट. एंगेजमेंट, बेबी का हेड का इंगेज होने द पेल्विस रीजन, दैट इज एंगेजमेंट. सो द करेक्ट आंसर इज क्विकनिंग. क्विकनिंग इज द फीलिंग ऑफ द चाइल्ड, बच्चे की मूवमेंट फील होना करना मदर द्वारा उसके वूम में, दैट इज द क्विकनिंग. ओके, सो क्विकनिंग इज द करेक्ट आंसर. ओके, और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस आपको समझ आए हो और आपके बहुत सारे क्वेश्चंस बने हो, क्योंकि ये जो सारे क्वेश्चंस हैं ये क्या होता है प्रीवियस एग्ज़ाम्स में आए हैं, और ये एग्ज़ाम्स में मे बी इस फॉर्म में ना आए पर अलग फॉर्म में भी आ सकते हैं. सो इफ़ यू लाइक दिस चैनल प्लीज़ सब्सक्राइब एंड लाइक, एंड प्लीज़ कमेंट मी इफ़ यू वांट एनी स्पेसिफिक वीडियो फॉर स्पेसिफिक टॉपिक या फिर किसी भी subjects related. So you can comment me in the comment section. So that's all for today. Thank you for watching.